कक्षा 12 कृषि जीव विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पादप प्रजनन की परिभाषा और उसके उद्देश्य पढ़े थे। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है पादप प्रजनन की क्रियाएं। ठीक है, आज हम इस क्लास में पादप प्रजनन की क्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पादप प्रजनन की क्रियाओं में यदि बात करें तो उन्नत किस्मों के विकास एवं उनके बीज के वितरण तक निम्न क्रियाएं करनी होती हैं। जब एक उच्च क्वालिटी का एक उन्नत किस्म तैयार होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है, उससे लेकर बीजों के वितरण तक, वितरण यानी कि लोगों तक, किसानों तक पहुंचाने की जो क्रियाएं होती हैं, वो सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? पादप प्रजनन की क्रियाएं कहलाती है, जिसमें सबसे पहली आती है विविधता का उत्पादन। क्या आती है? विविधता का उत्पादन। इसमें क्या होता है? फसल सुधार के लिए विविधता एक मूलभूत आवश्यकता होती है। विविधता नहीं होने पर किसी भी फसल में सुधार करना असंभव होता है। ठीक है, विविधता निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। जैसे नंबर 1 है ग्रामीण द्वारा। तो इसको समझिए, सबसे पहले विविधता का उत्पादन। इसमें क्या करते हैं हम? मान लीजिए कोई फसल है और उसके अंदर हमें कुछ बदलाव लाना है, उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे हमें उससे प्रोडक्शन अच्छा मिल सके, प्लस वो हर एक वातावरण में क्या हो, अनुकूल बन जाए। यानी कि हम किसी भी वातावरण में उसको उगाएं, किसी भी ऋतु में उगाएं, तो वो वहाँ पर हमें अच्छा प्रोडक्शन दे सकें। तो उसी के द्वारा, तो उसी को यदि संभव करना है, उन सभी कार्यों को संभव करना है, जैसे प्रोडक्शन लेना है, वातावरण के प्रति अनुकूलित बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले विविधता का उत्पादन करना होगा। जब विविधता आ जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा? एक अच्छी तरह से हम जो हमारा जो बीज होगा, सीड होगा, उसको अच्छी तरह से किसी भी वातावरण में उगा पाएंगे और वहाँ से अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे। ठीक है, यदि विविधता नहीं होगी तो किसी भी फसल, कोई भी फसल हो गई, उसमें सुधार करना असंभव होता है। यहाँ पर जब फसल की बात आ रही है तो एक बात और समझ लीजिए कि यदि अभी हमने बीज की बात की, तो उसी प्रकार से ये जो कार्य है, जैसे अच्छा प्रोडक्शन लेना, वातावरण को देखना, ये सभी एक फसल में भी होता है। तो वहाँ पर भी जब हमें किसी फसल में सुधार करना है तो हम क्या करेंगे? विविधता का उत्पादन करेंगे। विविधता का उपयोग करके हम क्या करेंगे? फसल में सुधार करेंगे। तो जब विविधता का उत्पादन करेंगे तो विविधता को उत्पन्न करने के लिए हम कुछ तरीके अपनाएंगे, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे? फसल सुधार कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला एक तरीका देखते हैं। नंबर 1 देखिए, यहाँ पर नंबर 1 जो तरीका है वो है ग्रामीण। ग्रामीण यानी कि डोमेस्टिकेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं डोमेस्टिकेशन। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि मनुष्यों द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगाने को ग्रामीण कहते हैं। यानी कि कोई जंगली प्रजाति है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है या फिर वाइल्ड स्पीसीज है, तो उसको यदि हमें उपयोग में लेना है तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से मनुष्यों द्वारा जब जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उपयोग में लिया जाता है या फिर उगाने को क्या कहते हैं? ग्रामीण कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ग्रामीण जो होता है वो पादप प्रजनन के इतिहास की पहली अवस्था है। ग्रामीण जो है वो पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था है। यह पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था है। 2 बार लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चरण है। क्या है? एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जो जंगली स्पीसीज है उनमें सुधार करके हम क्या करते हैं? खेतों में उगा करके उसको मनुष्य के लिए, मानव के लिए उपयोगी बनाते हैं। ठीक है, ये थी नंबर 1 तरीका ग्रामीण। ठीक है, उसके बाद में, क्योंकि इसके बाद ही पादप प्रजातियां जो होती हैं वो प्रजनन के लिए उपलब्ध हो पाती हैं। यानी कि जब तक हम ग्रामीण का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बाद में तब तक हम प्रजनन के लिए जो प्लांट ब्रीडिंग करते हैं उसके लिए उपयोग में नहीं ले पाएंगे, तो वो प्रजनन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी। दूसरा तरीका है, यहाँ पर दूसरा तरीका है जनन द्रव्य संग्रह। यानी कि जो जीन्स होते हैं, जो जनन द्रव्य होते हैं, उनका संग्रहण करना। जैसे
फसल प्रजातियों तथा उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित आनुवंशिक द्रव्य के पूरे समूह को उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहा जाता है। मान लीजिए कोई फसल है, उसकी कोई एक स्पीसीज है, प्रजाति है, तो उसका क्या करेंगे, उसके जो जंगली संबंध जो हो रहे हैं, जैसे हमारे बुआ मामा जिस इनसे संबंध है, तो उसी प्रकार से किसी फसल है उसकी स्पीसीज का किसी जंगली प्रजाति से या जंगली स्पीसीज से संबंध है, तो उसमें जो उपस्थित आनुवंशिक द्रव्य होंगे, जेनेटिक्स जो होंगे, उसका क्या करेंगे, हम उसके पूरे समूह का प्रयोग करेंगे और उसी के पूरे समूह को उस प्रजाति का क्या कहा जाएगा, जनन द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब तीसरा जो तरीका है वो है पादप पुनर्स्थापन। पादप पुनर्स्थापन में क्या होता है कि किसी पादप प्रजाति या किस्म को उस स्थान पर जहां पर वह पहले पाई या उगाई नहीं जाती हो को ले जाकर उगाना पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। मान लीजिए कि भारत में कोई स्पीसीज है, प्रजाति है, वो भारत में उग रही है, लेकिन यहीं पर हम किसी अदर कंट्री की बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनकी बात करें, तो वहाँ पर अगर ये प्रजाति नहीं उगाई जा रही है तो हम क्या करेंगे, भारत में जो प्रजाति उगाई जा रही है उसको ले जाकर अगर किसी अदर कंट्री में हम उसको उगा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। ठीक है, तो पादप पुनर्स्थापन पादप प्रजनन की एक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग की एक विधि है, मेथड है। पादप पुनर्स्थापन के बाद में अगला जो तरीका है नंबर 4, वो है संकरण। संकरण कैसे होता है, मान लीजिए कोई ए है और उसका बी के साथ में क्रॉस करवा दिया तो जो नया उत्पाद ए बी बना, उस प्रकार से जो क्रिया होती है उसको संकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर समझेंगे कि भिन्न भिन्न गुणों के पादपों में परस्पर संकरण, भिन्न भिन्न गुणों के पादपों में परस्पर संकरण की क्रिया द्वारा उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है। यानी कि अलग अलग प्रकार के जो गुणों वाले जो पादप होते हैं उनमें क्या करते हैं, संकरण करते हैं, एक दूसरे से संकरित करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसकी क्रिया को उपयोग में लेते हैं और उससे क्या करते हैं, उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है, अगला है नंबर 5, वो है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में क्या होता है कि किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। मान लीजिए कोई जीव है, उसके लक्षण में एक झटके से अपन कहते हैं तुरंत, तो तुरंत परिवर्तन या फिर उसके जो वंश के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला है बहुगुणिता। बहुगुणिता में क्या होता है, किसी स्पीसीज की काई कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या 2n से भिन्न एवं अधिक होने की अवस्था को बहुगुणिता कहते हैं। मान लीजिए कोई स्पीसीज है, उसकी जो काई कोशिका जो होती है उनमें पाए जाने वाले जो गुणसूत्र क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी संख्या यदि 2n से अलग है या फिर अधिक है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, बहुगुणिता कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, यहां तक क्लियर होगी बात। अगला जो तरीका है वो है नंबर 7, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। अब आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में क्या होता है कि जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों, जंतु एवं पादप कोशिकाओं के जीन संरचना में परिवर्तन करके उनके अवयवों के नियंत्रित उपयोग से उपयोगी उत्पादों तथा सेवाओं के उत्पादन को आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। मान लीजिए कोई जैविक कारक है, जैसे सूक्ष्म जीव हो गया, जंतु हो गया, पादप कोशिका होगी, तो इनकी जो जीन की संरचना होती है उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। उसके बाद में उनके अवयव जो होते हैं उन अवयवों को नियंत्रित करके और जो उपयोगी उत्पाद तथा सेवाओं का जो उत्पादन करते हैं, किसका प्रयोग करके, अवयवों के द्वारा उपयोगी उत्पाद बनाते हैं और कुछ सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो उसे आनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। परिभाषा भी पूछी जाए तो यहाँ से लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब हमने पहला तरीका पढ़ा था ग्राम्यन। ग्राम्यन में कुछ तरीके हमें और दिखाई दिए जो कि कुछ इस प्रकार से थे, और उसके बाद में दूसरा तरीका जो है वो है चयन, सिलेक्शन, या इसे वर्ण भी कहा जाता है। यहाँ पर लिख देना चयन, सिलेक्शन या वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, किसी फसल में उपस्थित विविधता में से अच्छी व उन उत्तम गुणों वाली लाइनों को छांटकर अलग करना चयन कहलाता है। यह पादप प्रजनन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। मान लीजिए मैंने क्या किया कि किसी खेत में कोई एक फसल उगाई, कोई एक स्पीसीज उगाई, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि ऐसी कुछ लाइनें जो होगी उसका चयन करेंगे, छांटकर अलग करेंगे, जिसके जो उत्तम हो, उसके गुण अच्छे हो और वो क्या हो, अच्छी हो एक प्रकार से।
तो उन लाइनों को छांटकर यदि मैंने अलग किया तो वो क्या कहलाए, सिलेक्शन कहलाए। मान लीजिए आप किसी शर्ट पैंट या कपड़े की दुकान में कैसे गए, वहाँ पर जो आपको पसंद आए उसके अनुसार आपने क्या किया, उनका सिलेक्शन किया। तो वही जो सिलेक्शन किया, वो जो आपने क्रिया की, वो क्या है, चयन है। ठीक है, वो क्या है, चयन है। तो यह पादप प्रजनन का अत्यंत महत्वपूर्ण एक चरण है। ठीक है, अब अगला जो तीसरा तरीका है ग्रामीण चयन के बाद में, वो है, अगला जो तरीका है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन करना यानी कि आप जब क्लासेस में पढ़ते हैं, जब एग्जाम होता है, आपको कहते हैं कि मूल्यांकन परीक्षा है आज, तो वही परीक्षा यहाँ पर भी होती है। तो वर्तमान किस्मों एवं विकसित लाइनों के निष्पादन की तुलना की जाती है। यह तुलना कई स्थानों पर दो से अधिक वर्षों तक उपज परीक्षणों के माध्यम से की जाती है। यदि कोई किस्म है और उसकी जो विकसित लाइनें, डेवलपमेंट की हुई जो लाइनें हैं, उसके जो उत्पादन से हम क्या करते हैं, एक तुलना करते हैं। तो एक तो कई तरीके ऐसे भी होते हैं जहाँ पर दो से अधिक वर्ष तक क्या करते हैं, एक संयम रख के वो करते हैं, संयम में रख के देखते हैं कि नंबर 1 वर्ष में कितना उत्पादन मिला, नंबर 2 में कितना मिला, नंबर 3 में कितना मिला, नंबर 4 में कितना मिला। तो उस उपज परीक्षण के माध्यम से क्या करते हैं, उसकी मूल्यांकन करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अगला जो तरीका है वो गुणन है। नंबर 4 ग्रामीण चयन मूल्यांकन, और नंबर 4 है गुणन। गुणन में क्या होता है, विमोचित उन्नत किस्मों के बीजों का गुणन कई चरणों में किया जाता है। फसल सुधार का समाज एवं देश को तभी लाभ मिल सकता है जब नई किस्मों या विकसित किस्मों के बीजों को किसानों तक पहुंचाने एवं उनको उगाया जाए। हम क्या कर रहे हैं, गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या करते हैं, कुछ किस्में लेते हैं, उसको भी उनके जो बीज होते हैं उनका गुणन करते हैं कई चरणों में, ताकि उससे क्या हो, एक फसल में सुधार हो और वो समाज या देश में उनको जो हमने फसल में सुधार किया उससे क्या हो, एक लाभ मिल सके। और जब नई किस्में जब विकसित होती हैं तो उन किस्मों को क्या करते हैं, विकसित किस्मों को, बीज जो होते हैं विकसित किस्मों के, उनको किसानों तक पहुंचाने और उनको उगाया जाए ताकि, तो ये कहलाता है गुण। वितरण नंबर 5 तरीका है। उसमें क्या करते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों तक पहुंचाने के लिए की गई क्रिया को वितरण कहते हैं। अब ये सब हमने बात कर ली, आगे ग्रामीण बात कर ली, चयन बात कर ली, मूल्यांकन कर लिया, उसके बाद में गुणन कर लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक नया सीड तैयार हो गया। जब नया सीड बन गया तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका वितरण करेंगे, इसका बांटेंगे, अलग अलग स्थान पर पहुंचाएंगे। तो वही स्थान तक पहुंचाने की, किसानों तक पहुंचाने की एक क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं, वितरण कहा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा विवरण करके पढ़ेंगे कि ग्रामीण किसे कहते हैं और ग्रामीण के द्वारा हम सिलेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसके बारे में। फिर हम एक और टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए ग्रामीण डोमेस्टिकेशन। ग्रामीण में क्या होता है कि ग्रामीण के कारण फसलों में विसरण या तो समाप्त हो गया है या बहुत ही कम हो गया। विसरण का मतलब बट जो हम किसानों तक पहुंचाते हैं उसी प्रकार से एक क्रिया होती है। तो अधिकांश फसलों में पकने की अवधि में क्या होती है, कमी आई है और सभी फसलों के दानों तथा आवाप में वृद्धि हुई है। यानी कि जो फसल अवधि थी उसमें कमी आई है, यानी कि उसका वो जल्दी पकने लग गए, अवधि में कम हो गए। तो सभी फसलों के जो दाने थे उनके जो माप था उसमें क्या हुई, एक वृद्धि हुई है। अब ग्रामीण के दौरान वरण, या फिर आप यहाँ पर चयन भी लिख सकते हैं कि ग्रामीण के दौरान चयन। तो सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन, इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार से चयन किया जाता है, वो आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ग्रामीण के द्वारा सिलेक्शन, चयन या वरण किस प्रकार से होता है। मान लीजिए किसी भी समष्टि में विभिन्न जीन प्रारूपों वाले पौधे उपस्थित होते हैं। इनमें भिन्नता प्राकृतिक कारकों तथा मानव क्रियाओं के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। मान लीजिए कोई समष्टि यानी कि वातावरण, यानी कि अनुकूलनता, तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो जीन प्रारूप होते हैं, उन जीन प्रारूप वाले पौधे जो उपस्थित होते हैं उनमें क्या करते हैं, भिन्नता लाते हैं। भिन्नता किस प्रकार से लाई जा सकती है, एक तो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक कारकों से, दूसरा आर्टिफिशियल तरीके से। आर्टिफिशियल तरीके से कैसे, मानव की क्रियाओं के कारण। तो मानव की क्रियाएं जब होती है उसके दौरान जो चयन होता है, तो हम 2 तरीके से उनका जीन प्रारूप वाले पौधे जो होते हैं उनका चयन कर सकते हैं। ठीक है,
तो नंबर 1 तरीका है प्राकृतिक वर्ण या चयन, कृत्रिम वर्ण चयन दूसरा तरीका है। तो वर्ण को 2 भागों में बांट दिया, प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण, या फिर आप प्राकृतिक चयन या कृत्रिम चयन भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए प्राकृतिक वर्ण या चयन किसे कहते हैं। तो जब वर्ण का कारण, जब चयन का कारण या वर्ण का कारण प्राकृतिक कारक होते हैं, जैसे जलवायु हो गई, मृदा हो गई, जैविक कारक हो गए आदि होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। लेकिन वहीं पर कृत्रिम वर्ण या चयन में क्या होता है, मानव द्वारा किए जाने वाले वर्ण को यानी कि चयन को, सिलेक्शन को क्या कहते हैं, कृत्रिम वर्ण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप पौधे मानव के लिए अधिक उपयोगी बनते जाते हैं। यदि मानव द्वारा हमने चयन किया है, तो हम जो मानव है वो एक क्रिया के द्वारा जो कृत्रिम वर्ण कहते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करेंगे, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा कि मानव के लिए अधिक उपयोगी बनते जाते हैं। कौन? पौधे। अब प्राकृतिक एवं कृत्रिम वर्णों के अभिलक्षणों में अंतर देखते हैं, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो इसके जो लक्षण हैं उनके माध्यम से प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण में क्या अंतर आने वाले हैं वो यहाँ पर पढ़ना है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए अभिलक्षण, प्राकृतिक वर्ण, कृत्रिम वर्ण। अभिलक्षण में लिखना है वर्ण का कारक यानी कि चयन का कारक क्या है। तो चयन का कारक नंबर 1 अभी हमने जैसे बात की प्राकृतिक कारक, और कृत्रिम वर्ण में यानी कि कृत्रिम चयन में कारक कौन सा है, तो वो है मानव क्रिया है। ठीक है, ठीक है, प्राकृतिक चयन में प्राकृतिक कारक होते हैं, कृत्रिम चयन में मानव क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर इनमें जनन कैसे होता है, तो जनन प्राकृतिक वर्ण जो होता है, प्राकृतिक चयन में क्या होता है कि जो इस वातावरण में उपस्थित जीन प्रारूप है, पौधों के जीन प्रारूप है, जो हमारे पौधे एक आप कह सकते हैं कि एक तरह से यदि हमारी जो संख्या है मनुष्य की संख्या है उसी प्रकार से पेड़ पौधों की भी संख्या है, तो वो क्या है एक पूरा कह सकते हैं एक अपने आप में एक फैमिली है। ठीक है, तो उसी परिवार को क्या कहा जाता है, समष्टि कहा जाता है। तो समष्टि के सभी जीन प्रारूपों द्वारा इसका प्राकृतिक वर्ण का चयन किया जाता है, और कृत्रिम वर्ण में क्या होता है कि केवल चयन किए गए जीन प्रारूपों द्वारा इसका कृत्रिम वर्ण का चयन किया जाता है। फिर आता है समष्टि अनुकूलन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्राकृतिक वर्ण में, प्राकृतिक समष्टियों में प्राकृतिक वातावरण में अनुकूलन जो होता है वो बढ़ता है, लेकिन यहीं पर कृत्रिम वर्ण में क्या होता है कि प्रजनन समष्टियों में अनुकूलन बढ़ता है। यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण में अनुकूलन बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ प्रजनन में अनुकूलन बढ़ता है। अगला देखिए, अगले में क्या हो रहा है, समष्टि में विविधता, यानी कि विविधता अभी हमने जैसे समझा। तो प्राकृतिक वर्ण में क्या होता है कि अधिक विविधता होती है, लेकिन यहीं पर कृत्रिम वर्ण में क्या होता है, जिन दशाओं के लिए चयन यदि हम करते हैं तो उनमें अनुकूलन बढ़ता है और विविधता जो होती है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, ये था प्राकृतिक एवं कृत्रिम वर्णों के अभिलक्षणों में अंतर। यहाँ तक क्लियर होगी। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।